फैमिली ग्राउंड तो अभाव में रहा है मेरा बचपन। वैसे दिगंबर जैन स्कूल में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी और घर का बड़ा भाई था तो सारा काम काज मुझे ही करना पड़ता था। तो खेलने कूदने का या फिल्म देखने का समय बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता था और छोटे मोटे धंधे में कर लिया करता था अपनी जेब खर्च के लिए, क्योंकि पिताजी से मांगना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो कभी कुछ बेचना, अखबार बेचना या ये करना वो करना, गुब्बारे बेच लेना, तो इसे वो कुछ कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एक खुददारी होती है, तो बचपन से ही वो थी खुददारी। और फिर बॉलीवुड के सपने आने लगे, रेडियो पर गीत सुनता था या फिल्म देखता था तो मुझे लगता था ऐसा गाना तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो बस उस धुन में मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ रहा घर में तो ये मेरी शादी वगैरह कर देंगे और कोई छोटी मोटी नौकरी या कारोबार मुझे दुकान लगा के दे देंगे, तो ऐसा जीवन तो मैं जीना नहीं चाहता। और लिखने का, कविताएं शायरी लिखने का शौक़ था तो मैं, और एक्टिंग करने की भी इच्छा थी। हाँ, ये हमारे समाज में सबसे बड़ा ये जो सपना है ना, बॉलीवुड का सपना होता है। और तो आसपास कोई दिखता नहीं है, या तो आदमी पॉलिटिशियन बन जाए या ये करे या कुछ करे या पैसा कमाए। पैसा कमाने की तो कोई गुंजाइश थी नहीं क्योंकि गरीब घर था। तो बस हिम्मत जुटा के मैं बम्बई भाग आया कम उम्र में, 14-16 के बीच में ही। और ट्राई किया, भटके स्टूडियो में, किसी डायरेक्टर से मिलना, कभी संगीतकार से मिलना, स्टूडियो में शूटिंग देखना और कोशिश करते रहना। खर्चा पानी चलाने के लिए नौकरी करने की तो कोई इच्छा नहीं थी। अगर नौकरी करते हैं आप तो आप दिन भर बंद जाते हैं, तो फिर शूटिंग देखने और स्टूडियो में कब जाएंगे। तो वहाँ भी मैंने अपना ही कारोबार छोटी छोटी चीज़ें से शुरू किया। इतना अच्छी तरह से कमा लेता था कि आराम से मैं रहता था और फैशनेबल कपड़े पहनना, फिल्म देखना और कोशिश करना कि भाई कोई चांस मिल जाए। तो ऐसे 7 साल गुजर गए। लेकिन लोग सलाह दे देते थे, कोई बोलता था कि 2000 रुपये दो तो तुम्हें राजेंद्र कुमार का बचपन का रोल दिला दूंगा, और जेब में हमारे 20-50 रुपये 40 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे लोग मिले, लेकिन कोई नज़र नहीं आई मतलब कि भविष्य में कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना कंपटीशन है और बड़े घर के लोग आते हैं। तो बड़ा एक एक्सट्रीम पे जब होता है ना, टेंशन पहुंच जाता है इंसान के दिल में, दिमाग में, कि अब पीछे लौटने की तो कोई संभावना है नहीं। लोग हंसेंगे अगर घर जाऊंगा तो यही सोचेंगे भाई रोटी नहीं मिली थी तो आ गया घूम फिर के। आगे कोई दिखता नज़र नहीं आ रहा था। और मैं उस वक्त एक कम्युनिज़्म का दौर चल रहा था मेरे दिलो दिमाग में। कुछ किताबें मैंने पढ़ ली थी, कुछ लोगों से मिल लिया था। तो धार्मिक जो प्रवृत्ति थी बचपन से, हिंदुइज़्म की या जैनिज़्म की, और मेरे मुसलमान दोस्त थे कारोबार में, पहले सब जगह जाया करता था। लेकिन वही धर्म के नाम पर क्या करना है आपको, कि भीख मांगना है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये मिल जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, गरीबों को खिला दूंगा। तो हमारे धर्मों की वही बेसिक लोगों की आदत हो गई कि कुछ मांगना है। कम्युनिज्म ने वो सब सिलेट साफ कर दी थी। अब जो काम, जो समय फिल्म देखने में जाता था और जो धर्मों में जाता था, तो फिल्म देखना तो जारी रहा, कुछ लिखना पढ़ना भी जारी रहा। शायरी का शौक़ था, इसलिए मैं सभी गीतकारों की किताबें पढ़ना। उस ज़माने में तो कहाँ कैसेट वगैरह होती नहीं थी, तो साहित्य में लाइब्रेरी में जाके कुछ किताबें खरीद के भी पढ़ लेता था, नावल वगैरह। और ऐसे में नशे की आदत, क्योंकि जब आदमी के अंदर टेंशन बहुत हो जाता है तो फिर शाम को फिल्म देखो और नशा करो और जाके सो जाओ। तो ऐसी कश्मकश कहे ना, अपने आप से ही नफरत होने लग गई। और कभी सोचता था कि सुसाइड कर लूँ, इसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। कमाई वगैरह हो जाती थी, मतलब ठाठ से रहो करो, लेकिन जो सपना था वो तो, उसका तो कोई गुंजाइश नहीं थी। तो फिर ऐसे दौर में ओशो टकरा गए मुझे। ना तो मैंने उनके बारे में सुना था, ना उनकी कोई किताब पढ़ी थी। ये था 13 अप्रैल 1970, बम्बई के क्रॉस मैदान में। मैं जाया करता था, वहाँ से गुजरता था और कभी कभी वहाँ बैठ के अपनी एक सिगरेट बना के भी पी लेता था। एकांत की जगह थी, फुटबॉल ग्राउंड था। तो उस दिन मैं वहाँ गया तो मैंने देखा तो यहाँ तो बहुत भीड़ है, हज़ारों लोग
बातचीत कर रहे हैं, खड़े हैं, तो मैं बोला चलो कहीं और चलते हैं, चौपाटी पे या मरीन ड्राइव पे एकांत में जाके सिगरेट वगैरह बना के पियेंगे और फिर कहीं फिल्म देखने चले जाएंगे या भोजन करके घर पे सो जाएंगे जाके। मैं पेइंग गेस्ट की तरह रहा करता था। इतने में मैं बस जाने वाला था उस जगह से, फुटपाथ से, कि देखा कि सब लोग बैठ गए अचानक। मैं बोला ये हुआ क्या, एकदम से लोग खड़े थे, बातचीत। ओशो आए हाथ जोड़ते हुए ऐसे बिल्कुल फरिश्ते की तरह, वो उन्होंने शाल ओढ़ी थी और दूर से, मैं फुटपाथ पे था और हजारों लोग बैठ गए, वो नमस्कार का आके बैठे। तो मैं हैरान हुआ देख के। मैं फुटपाथ पे ऐसे बैठ के खड़ा हो गई, देखता रहा कि ये कौन आया और कैसे आके बैठ गया। और बैठते से ही उन्होंने, बस मिनट भी नहीं गुजरा, उन्होंने बोलना शुरू किया। वो सीरियल थी समाजवाद से सावधान का पहला प्रवचन था। और जो उन्होंने बोलना शुरू किया हिंदी में, इतनी शुद्ध और साहित्य से भी सुंदर, साहित्यिक भाषा से भी सुंदर हिंदी, और जिसकी जो रिदम थी और जो बोलने का ढंग था, 15-20 मिनट तो मैं खड़े खड़े सुनते ही रहा, ऐसे दूर से। सब लोग, हजारों लोग बैठे हैं। फिर उन्होंने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ किया, राजनीतिज्ञों की धज्जियाँ उड़ाई और कम्युनिज्म पर भी बातें की। तो मेरा दिमाग एकदम चकराने लगा। मैं बोला, तो बस मैंने सबसे पीछे जाके फुटपाथ से उतर के पीछे बैठ गया। मैं पूरा प्रवचन सुना और बाद में बस पूछो मत कि उस एक ही प्रवचन ने मुझे पूरा झकझोर दिया। दूसरे दिन फिर गया। उस रात तो मुझे आधी रात तक नींद ही नहीं आई। पहले सोचा कि कुछ जो सुना है सब लिख लूँ, लेकिन कहाँ से लिखूँ और क्या क्या लिखूँ, तो लिखना तो नहीं हो सका। लेकिन दूसरे दिन फिर मैं पहुँच गया, तो पूरी सीरियल सुनी मैंने समाजवाद से सावधान की। उसके बाद फिर जुलाई में शायद ओशो फिर आए और पंच महाव्रत पर उन्होंने, जैन स्कूल में मेरी शिक्षा थी तो मुझे वो बात जम गई महावीर की पंच महाव्रत वाली, अहिंसा, अचौर्य, अकाम, अपरिग्रह और अपरिग्रह और अप्रमाद। तो बचपन में उन शब्दों के अर्थ कुछ और थे मेरे मन में, कि अहिंसा का मतलब है कि आप किसी को दुख मत दो, सताओ मत। ओशो ने एकदम बात ही पलट दी। उन्होंने कहा खुद को सताना भी हिंसा है। अगर आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं तो आप हिंसक हैं। तो उन्होंने कहा मैं महात्मा गांधी का हिंसा को हिंसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अनशन करके धमकी दे के लोगों को मैं मर जाऊंगा। अब ऐसी बातें तो मैंने महात्मा गांधी के खिलाफ कभी सुने नहीं थी। तो बस बात जम गई कुछ। फिर रोज सुनता रहा उनको। फिर मनाली का कैंप आया और महिपाल जी हमारे जो फिल्म एक्टर हैं धार्मिक फिल्मों के, वो अनाउंस करते थे रोज, कुछ न कुछ प्रश्न पूछते थे। तो उन्होंने कहा कि मनाली में कैंप है और जिनको आना हो वो संपर्क कीजिए, और 450 रुपया उसकी फीस है। अब हमारी जब में तो 40, 50, 60 से ज़्यादा क्या होते हैं। तो मैं जा तो नहीं सका कैंप में, लेकिन इच्छा थी अंदर जाने। जब मनाली से लौटे ओशो, तो फिर वही प्रवचन, उनका कैंप था वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में। तो कहानी ऐसे चलती रही और फिर मैंने कैंप किया, खूब ध्यान किया। फिर ओशो ने उस कैंप ख़त्म होने के अंत में मुझसे कहा कि ये ध्यान 1 महीना तुम जारी रखो और फिर आके मुझसे मिलना। तो बस वो पहली मुलाकात उनसे, फिर मैं मिलने गया महीने भर ध्यान करने के बाद। तो पहली ही नज़र में एक 5-10 मिनट की मुलाकात में मैं पगला गया एकदम से। वो कमरे में अकेले बैठे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे उनसे मिलने का अवसर भी मिल जाएगा। जो हमें ध्यान कराने आती थी माँ लक्ष्मी या कृष्ण सरस्वती या चिन्मय जी कभी कभी, तो उनसे मैंने कहा कि आचार्य जी ने मुझे कहा है कि 1 महीना ध्यान के बाद करने के बाद मुझसे मिलना। तो मैंने सोचा होगा मन में कि वो कुछ अपॉइंटमेंट देंगे या पूछेंगे। उन्होंने हमारे साथ चलो। तो एकदम अचानक ही हो गया डायनामिक के बाद। तो वो दिन पे उस दिन जो मुझ पर गुजरी है उसको मैं अभी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल, अगर वो सच में उसको उन शब्दों को, उस लम्हों को अगर मैं दोहराने लगूँ ना, तो बड़ा एक रोम रोम में हलचल सी हो जाती है। लेकिन किताब में मैंने लिख दिया है। बस ओशो ने उसी वक्त कहा कि संन्यास ले लो। अब मेरी तो तैयारी नहीं थी संन्यास की, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में काम करता था बम्बई में, वो सब इस्लामिक बैकग्राउंड था और पहले से ही मेरा विरोध चल रहा था। वहाँ लोग शक कर रहे थे कि मैं दूसरे लोगों से ऐसी बात करता हूँ, और तो बड़ी लंबी कहानी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं माउंट आबू में संन्यास लूँगा।
तो माउंट आबू में मेरी दीक्षा हुई 4 अप्रैल 1971 को। और फिर उन्होंने माँ आनंद मधु के आश्रम में मुझे भेज दिया, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था बम्बई में मैं भगवा कपड़ों में और माला में नहीं रह सकूँगा, लोग मुझे सताएंगे, नहीं तो मार हाथ पैर तोड़ देंगे मेरे, और इन कपड़ों में तो मैं अपना काम कर नहीं सकूँगा। इसलिए उन्होंने माँ आनंद मधु के साथ मुझे भेज दिया। तो वहाँ रहे हम, फिर कीर्तन मंडली में घूमे, साहित्य की बिक्री करता रहा मैं, बम्बई में भी और गुजरात में गांव-गांव में घूम घूम कर। इस तरह गुजरती रही। फिर आश्रम बना पूना का, अज्ञातवास की यात्रा भी हुई हमारी, वो सब मैंने बातें लिख दी किताबों में। फिर अचानक से मैं घूम रहा था 17 महीने में पूरे भारत में घूमता रहा अज्ञातवास में। ओशो ने कई लोगों को भेजा था, उसमें से मैं भी एक था। तो उस यात्रा का मैंने जिक्र किया है अज्ञातवास का। तो अचानक से मुझे मैसेज मिला कि भगवान ने मुझे बुलाया है। तो मेरी हालत तो बिल्कुल खस्ता हाल थी, पैसे जेब में नहीं थे, एकदम फ़कीर की तरह झोला लटका हुआ, 2 जोड़ी कपड़े, कभी कभी 3-3 दिन भोजन मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था, कभी 5 दिन तक नहीं मिलता था। तो उस वक्त मैंने बम्बई से लेके बद्रीनाथ और काठमांडू और न मालूम कहाँ महाराष्ट्र और न मालूम कहाँ कहाँ भटका हूँ मैं। खैर बुला लिया ओशो ने, तो मुझे तो भरोसा ही नहीं आया। मैं समझा पता नहीं डांट पड़ेगी, क्या होगा, किस लिए बुला लिया, क्योंकि ओशो के संज्ञा उनको पता तो था मैं अज्ञातवास में हूँ। उसके पहले मैं ओशो को बम्बई में अपनी कविताएं और पत्र वगैरह लिख के उनके हाथ में दिया करता था। तो मेरी पीठ थपथपा देते थे, तो बड़ा अच्छा लिखते हो करके। तो वो तो बात आई गई हो गई थी, भूल गया था मैं, मुझे नहीं पता किस लिए बुलाया। तो जब मैं लक्ष्मी के पास गया ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि आपसे उन भगवान के हिंदी के पत्रों के जवाब तुम्हें देना है। वो सामने टेबल है और जो भी पत्र आए हैं, वहाँ से मेरी लिखने की यात्रा शुरू हुई। न तो मैंने भगवान से पूछा, यानी कि ओशो से पूछा कि मुझे क्या जवाब देना है, ना उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी कि ये लिखना है, ये मत लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया। और तो मुझे एक बोलते ना अपने आप पे एतमाद आ जाता है, एतबार आ जाता है कि भाई अगर मुझे चुना है तो ठीक है। तो बस मैंने काम किया, ऐसे कई काम किया आश्रम में। फिर वो काम भी छोड़ दिया मैंने, कुछ और काम किया, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा था, एक जगह टिकने वाला नहीं था। कोई भी एक काम मुझे मिल जाए, अगर मैं जब तक अच्छा लगेगा करूँगा, नहीं तो दिल उब जाएगा तो फिर मैं किसी बहाने से, तो ऐसे मैंने झाड़ू पोछे से लेके गार्ड का काम, ये काम होगा, सब करके फिर मैं 3 बार शामिल हुआ आश्रम में, 3 बार ही मैं छोड़ के भाग गया। इस चक्कर में मैं विदेश भी चला गया। तो 40 वर्ष से ज़्यादा मैं विदेशों में रहा हूँ, यूरोप के कई देशों में घूमा हूँ, भटका हूँ, अमेरिका भी गया हूँ। पिछले 22 साल से मैं लंदन में हूँ। ओशो ने एक बार नाम भी दिया था मुझे 76 में लंदन जाने के लिए और वहाँ सेंटर खोलने के लिए, आशीष भी दे दिए थे, लेकिन उस वक्त जाना नहीं हुआ। तो घूम फिर के मेरा ख्याल 30-35 साल बाद में पहुँचा लंदन। जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मुझे याद आई कि ओशो ने मुझे पहले ही कहा था कि जाके तुम्हें मेरा काम करना है, हेल्प माई पीपुल देयर। हाँ, उन दिनों जब पहली बार मैं गया था तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, और अचानक से मैं पहुंच गया। तो सोचा भी था कि कुछ पूछूंगा, मैंने तो उन्होंने बुलाया था तो मैं चला गया। जैसे कल शाम दिव्या ने मुझे बुलाया, भाई आपको बुलाया, तो मैं आ गया। लोग पूछ रहे क्यों आए, तो मुझे बुलाया। अब क्या प्रोग्राम है, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैं तो सिर्फ मिलने ही गया था कि भाई मुझे बुलाया है। तो आखिर उनके प्रति प्रेम तो था, और मैंने 2-4 किताबें पढ़ ली थी, और मैं दोनों वक्त जम के सक्रिय ध्यान करता था। और वो सक्रिय ध्यान जरा दूसरा था, जैसा अभी होता है ना वो फार्मूला टाइप, 10 मिनट की सांस ले लो, 10 मिनट नहीं, वो इंडिविजुअली वो कुछ और मार्गदर्शन देते थे व्यक्ति की हैसियत से। पर्सनल प्रिस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं, डॉक्टर आपकी दवाई अलग से लिख के देता है आपको देख के, तो अलग अलग ढंग से। तो मैं सुबह, मुझे काफ़ी समय लग जाता था अकेला जब ध्यान करता था मैं। तो 1 महीने में काफ़ी उस सक्रिय ध्यान से, और शाम को कभी त्राटक भी किया करते थे हम। तो यानी कि मुझे ही पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन 2 चीज़ स्पष्ट नज़र आती थी कि मैं खूब हंसा करता था
कहीं भी हंसी शुरू हो जाती थी और रोने लग जाता था। जब उनकी याद आती थी तो जरा पेज किताब पढ़ने लगे तो जरा 2 लाइन पढ़ी कि वो बस वो तो ऐसी कविता बन जाती थी। तो मैं उनको कविता बताता वो बोलता बहुत अच्छी है। तो बस वो न मालूम क्या क्या पूछा मैंने, तो उनको सलाह भी दी, मशवरा भी दिया कि आपने ऐसा किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी नया नया वो होता है ना अंदर से, और ओशो तो बोलते हैं जो तुम्हारे भीतर हो कह दो। तो फिर बाद में मुझे हंसी भी आती थी कि मैंने ये क्या पागलपन किया कि लेकिन उन्होंने कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। सोचा कि यंग लड़का है, रिवोल्यूशनर टाइप का है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उन्होंने मुझे हर हालत में बर्दाश्त भी किया, क्षमा भी की, और अपने किसी न किसी तरह अपने काम में लगाए रखा मुझे। और मुझे मज़ा आता था। मैं नहीं चाहता था कि उनको छोड़कर कहीं जाऊँ। मैं जी चाहता था रोज़ रोज़ उनको जाके देख लूँ किसी भी बहाने से। तो कोई भी बहाना बना के मैं पहुँच जाता था। तो पूछते थे कुछ पूछना है, तो मैं कागज़ निकाल के उनको दे देता था। और असली बात तो ये थी कि उनको देखना है एक नज़र। तो वो जो लगन होती है ना, वो आपको एक चुंबकीय आकर्षण होता है आपके, आप खींचे चले जाते हैं। जैसे आपका किसी स्त्री से प्रेम होता है तो और कुछ ना हो कम से कम खिड़की से देख ही लें उसे। तो कुछ ऐसे ही आता रहा और अभी भी वही हाल है। अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है हमारी दीवानगी में। एक शेर हमने ओशो से सुना था, वो याद आया मुझे कि बड़ा उनके कभी कभी उनकी बात या कोई कविता सुन लेते थे ना तो कुछ चीज़ें याद रह जाती थी। हाँ, तो ओशो से सुना शेर ऐसा था कि दीवानगी इश्क के बाद आ ही गया होश, दीवानगी इश्क के बाद आ ही गया होश, और होश भी ऐसा होश कि दीवाना बना दे। जो बात 10 पेज में नहीं कही जा सकती है, किसी शायर ने 2 पंक्ति में कह दी और हमने ओशो से सुनी तो उसी वक्त हमें याद भी हो गई। तो हाँ, मेरी किताबों में जैसे मैंने कल रात को आपको सुनाया कि इसकी कुछ इसमें 125 कुछ गज़लें हैं और नज़्में कविताएं हैं। दूसरी है तला तुम, इसमें भी मेरी शायरी है। एक शरारे आने वाली है। तो कविताओं का तो गानों का तो मुझे शौक था। तो ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ओशो के लिए भी लिखूंगा। हाँ, लेकिन बस आप जिसका प्रति प्रेम होता है आपका, आप उसी के गीत गाने लगते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरी कविताएं देखी और मुझे शाबाशी दी। तो इसलिए अब खुद पे भी भरोसा आ गया कि जी हाँ, जैसी भी है अपनी तो है। तो ये है कि ओशो के मेखाने में, ओशो के मेखाने में, जाने या अनजाने में, जो भी आया डूब गया मस्ती भरे पैमाने में। तो ऐसे और भी शेर मुझे याद है कि जो सबसे बेहतरीन शेर है मेरा एक गज़ल का है। लेकिन पहला शेर इस तरह है कि तुमसे नज़र मिली, तुमसे नज़र मिली, अपनी खबर मिली, तुमसे नज़र मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे और मंजिल किधर मिली। तो ये ओशो की देशना है जिसे मैंने कविताओं में कोशिश तो नहीं की, मतलब अपने आप हो जाती है बात। आप बैठे होते हैं एकदम से दिमाग में कुछ चलता है, लिख देते हैं। उस वक्त नहीं लिखते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें चाहा था कि घर जाके लिखूंगा, लेकिन वो रास्ते में भूला गए। तो जो बच गई वो 4 किताबों में है, और जो भूल गए उनको भूल ही गए। और प्रश्नोत्तर अभी चल रहे हैं मेरे, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ, अप दीपो भव की प्रश्नोत्तर श्रृंखला है। वो ऐसा हो गया जब संस्मरण में लिखने बैठा, वो भी मित्र पूछते गए। मैंने 1 पेज लिखा तो उन्हें बोला आगे क्या हुआ, तो मैंने दूसरा पेज लिखा तो फिर स्वामी जी क्या हुआ। तो ऐसा करते करते वो 4 भाग बन गए। सोचा नहीं था, मैं समझा था 2 पेज में बात खत्म हो जाएगी। फिर जब संस्मरण पूरे हुए तो किसी ने बोला कि हम आपके संस्मरण को पूरा नहीं मानते हैं। जैसा आपने कहा ना कि सन्यास के पहले आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ, वो ऐसा प्रश्न पूछ लिया हमारे कृपा शंकर पांडे। उन्होंने बोला नहीं, आप सन्यास के पहले की बात बताइए। तो फिर मुझे वो प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा। 2-3 प्रश्नों का उत्तर दिया तो 2-4 प्रश्न और आ गए। तो अभी वो करीब 525 चैप्टर हो गए हैं उसके। अच्छा, प्रश्नोत्तर के जो हैं। अब लोग भेजते अभी भी कुछ 100-125 प्रश्न मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मुझे लिखना ही है, कभी मूड आता है। ये भी है ना कि वक्त होता है इसका। अब रात को सोए आराम से 4 बजे या 3 बजे नींद खुल गई,
ऐसा लगा रहा फलाने ने किसी ने प्रश्न पूछा, चलो ढूंढते हैं, वो प्रश्न मिल गया तो लिख दिया, नहीं तो फिर 2-4 दिन फिर टल जाती है बात, कभी महीना भी टल जाता। तो ऐसा नहीं है कि कोई ड्यूटी है और मुझे जवाब देना ही है, लेकिन भीतर से प्रेरणा आती है तब तो मैं जवाब दे देता हूँ, नहीं तो मैंने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया किसी को कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा ही। फिर वो प्रश्न कितना भी उल्टा सीधा हो उसकी परवाह नहीं है, अंदर से प्रेरणा मिल रही है तो गाली का जवाब भी हम फूल से देते हैं, कांटों का जवाब भी फूलों से देते हैं। कि क्या है कि कांटे बिछाने वालों को झूठे सवालों के, ये मेरी गज़ल है, झूठे सवालों के सच्चे जवाब चाहिए, झूठे सवालों के सच्चे जवाब चाहिए, और कांटे बिछाने वालों को गुलाब चाहिए। तो ऐसी ऐसी बातें भी कभी आ जाती है। भीड़ जब अंधों की हो, भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे, भीड़ जब अंधों की हो तो आंख वाला क्या करे, आग लगाए लफ्जों में, थोड़ा बहुत धुआं करे। तो और आग तो नहीं लगा सकते हम, लेकिन धुआं जरूर कर देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, और कंफ्यूज हो जाता है आदमी तो एक खोज शुरू होती है, तलाश शुरू होती है। तो मेरे लिए तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्रिटिसाइज करता तो बुरा आदमी है, नहीं भैया, हम गलत फहमी के शिकार हैं हम सब।